हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर यशराज परदेशी फ्रॉम एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। आज के लेक्चर से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो ये टॉपिक के लिए आपको रेफर करना पड़ेगा द बेसिक टॉपिक ऑफ 11 दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज फ्लावर। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट of angiosperm. It is derivative of reproductive shoot apical meristem. तो फ्लावर कहाँ से derive होता है? From reproductive shoot apical meristem. What is the definition of inflorescence? A group of flowers arranged in a particular way constitutes inflorescence. जैसे हमने दो टाइप के inflorescence देखे थे स्टैंडर्ड 11th में, रेसिमोज, साइमोज। हमने स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस भी पढ़े थे जैसे कैपिटुलम, फिर हैपेंथोडियम। ठीक है, जैसा मैंने आपको कहा था ये रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाले टॉपिक में हमें और पढ़ना है। द स्टॉक ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड एज पेडंकल। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज मेड अप ऑफ स्टेमन। स्टेमन का दूसरा नाम माइक्रोस्पोरोफिल। तो ऐसी लीफ, ऐसा मॉडिफिकेशन ऑफ मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच विल प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स। व्हाट इज गायनोशियम? गायनोशियम इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। द इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ गायनोशियम आर कॉल्ड एज कार्पेल या पिस्टिल या मेगास्पोरोफिल, जिसमें तैयार होते हैं मेगास्पोर्स। ठीक है, तो हमने ये 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी हम आज के लेक्चर में पहले पढ़ेंगे अबाउट स्टेमन। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, ये आपको पता है, फिलामेंट और एंथर। और एक स्टेराइल पार्ट होता है जिसे कहते हैं कनेक्टिव। फिलामेंट इज लॉन्ग स्लेंडर पार्ट और द एंथर इज द फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टेमन। तो ये पढ़ते वक्त आपको आपके एनसीईआरटी का पेज नंबर 21, 12th एनसीईआरटी का पेज नंबर 21 रेफर करना है। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर इज बाइलोब विथ ईच लोब हैविंग टू थिका या टू चेम्बर्स, इसलिए वी कॉल द एंथर एज डायथिकस। डायथिकस दैट इज टू थिका और टू चेम्बर इन ईच लोब। तो यहाँ पर जैसा आपको डायग्राम से दिखेगा, देर आर टू लोब्स, ओके, एंड ईच लोब हैज टू थिका, सो इट इज कॉल्ड एज डायथिकस। सो अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब एंड डायथिकस, और उसमें होते हैं 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, इसलिए उसे लिखते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। ओके, सो इट इज कॉल्ड टेट्रास्पोरेंजिएट। तो आई विल रिपीट, अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर इज बाइलोब, डायथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। तो अभी हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। तो आप देख सकते हो वेरियस लेयर्स यहाँ पर मैंने ड्रॉ किए, जैसे एपिडर्मिस, फिर एंडोथेशियम, फिर मिडल लेयर्स और फिर टैपिटम। टैपिटम इज द कवरिंग ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। आप देख सकते हो ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर्स है जिसे मैं हाईलाइट करता हूँ, दीज आर माइक्रोस्पोरेंजिया। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसलिए हम कहेंगे टेट्रास्पोरेंजिएट। ओके, सो द आंसर इज टेट्रास्पोरेंजिएट एंड बाइलोब। तो हम ये टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शंस हम बाद में पढ़ेंगे। मेन अपने सिलेबस में है टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर, तो वही आपको फोकस करना है। आप देख सकते हो द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस। उसके बाद का लेयर इज एंडोथेशियम। एंडोथेशियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइब्रस लेयर, क्योंकि उसमें कैलोज डिपोजिशन होता है, जो हम नोट्स के मदद से पढ़ने वाले। उसके बाद मिडल लेयर्स। मिडल लेयर्स आर 1 to 3 लेयर्स थिक। ओके, तो सब में बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथेशियम, फिर मिडल लेयर्स, और फिर द इनर मोस्ट लेयर इज टैपिटम। टैपिटम सराउंड्स माइक्रोस्पोरेंजिया। तो कॉमन वॉल इज एपिडर्मिस, इट्स अ कॉमन लेयर जो चारों माइक्रोस्पोरेंजिया को एक साथ कवर कर रही है। फिर एंडोथेशियम भी कॉमन है। उसके बाद है मिडल layers, they are 1 to 3 layers thick, और the
इनर मोस्ट लेयर इज टैपिटम। ठीक है, तो ये 4 लेयर्स, आउटर टू इनर, इनर टू आउटर, आपको लर्न करना है। मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ। इनर टू आउटर टैपिटम, फिर मिडल लेयर्स, फिर एंडोथेशियम, फिर एपिडर्मिस। आउटर टू इनर एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर्स, टैपिटम। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए आता है। टू ड्रॉ दिस डायग्राम एंड एक्सप्लेन। ओके, तो ये आपको पढ़ के रखना है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। अभी हम नोट्स के मदद से पढ़ते हैं द पार्ट्स ऑफ एंथर या द लेयर्स ऑफ एंथर। तो अनडिफरेंशिएटेड एंथर, द यंग एंथर, इट इज डिप्लॉयड। उसके आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस। देन ये पॉइंट आपको याद रखना है, हाइपोडर्मल स्ट्रिप्स ऑफ आर्चिस्पोरियल सेल्स, वहाँ पर एक स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिसे कहते हैं आर्चिस्पोरियल सेल्स। दे अंडरगो डिवीजन, पेरिक्लिनल डिवीजन, एंड इट गिव राइज टू आउटर पैराइटल सेल्स एंड इनर स्पोरोजिनियस सेल्स। दोनों सेल्स होते हैं डिप्लॉयड। आउटर पैराइटल सेल्स दे ऑल्सो अंडरगो पेरिक्लिनल डिवीजन टू फॉर्म द 3 लेयर्स, एंडोथेशियम, मिडल लेयर्स एंड टैपिटम। एंडोथेशियम के बारे में जो मैंने मेंशन किया है आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो एंडोथेशियम में दे हैव अल्फा सेलुलोज थिकनिंग एंड दे रिप्रेजेंट लाइन ऑफ डिहाइसेंस। व्हाट इज एंडोथेशियम? इट रिप्रेजेंट्स लाइन ऑफ डिहाइसेंस। तो जब मैच्योरिटी पर एंथर रप्चर होता है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, डिहाइसेंस ऑफ एंथर, उसमें एंडोथेशियम मदद करती है। इट इज मेड अप ऑफ अल्फा सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट। ओके, एंड द सेल्स बिकम डेड एट मैच्योरिटी। फाइब्रस थिकनिंग होने के कारण एंडोथेशियम को फाइब्रस लेयर भी कहते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स इन डिहाइसेंस एट मैच्योरिटी। फिर मिडल लेयर्स का काम है प्रोटेक्शन। दे आर 1 to 3 लेयर थिक और द इनर मोस्ट लेयर इज टैपिटम। इट इज पॉलीप्लॉइड ड्यू टू एंडोप्लॉइडी। तो इट कुड बी 3n, इट कुड बी 4n, इट कुड बी 5n। बाकी आप देख सकते हो एपिडर्मिस भी रहता है 2n, एंडोथेशियम 2n, मिडल लेयर्स 2n, दैट इज डिप्लॉयड, बट टैपिटम इज पॉलीप्लॉइड। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, टैपिटल लेयर की प्लॉइडी पूछते तो इट इज पॉलीप्लॉइड, इट हैज मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, फिर इनर स्पोरोजिनियस सेल्स का जो प्रोसेस होता है वो हम अभी देख लेते हैं और बाद में मैं आपको स्लाइड के मदद से फंक्शंस बताऊंगा टैपिटम के। तो जैसा आपने देखा, हाइपोडर्मल स्ट्रिप्स ऑफ आर्चिस्पोरियल सेल्स दे अंडरगो पेरिक्लिनल डिवीजन, ये पार्ट हमने पढ़ लिया। दूसरा पार्ट हम पढ़ते हैं इनर स्पोरोजिनियस सेल्स भी उससे तैयार होते हैं। इनर स्पोरोजिनियस सेल्स आर डिप्लॉयड एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू पोलन मदर सेल्स। तो यहाँ पर आपको अच्छे से फोकस करना है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर स्पोरोजिनियस सेल्स से बनता है पोलन मदर सेल्स एंड पोलन मदर सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या मियोसाइट या माइक्रोस्पोरोसाइट्स विच आर डिप्लॉयड सेल्स and they will undergo meiosis to form microspores. I will repeat. Pollen mother cells are also called as microspore mother cells, microsporocytes. They have callus in them. मतलब वो कैलोस से जुड़े होते हैं। They develop callus around them. वो उससे जुड़े होते हैं। बाद में वो कैलोस ब्रेक होता है, रिलीज हो जाता है और बाद में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का मियोसिस होता है। तो यहाँ पर कौन सा डिवीजन हो रहा है ये आपको मार्क करके रखना है, मियोसिस, टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। आई विल रिपीट, 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल का एक मियोटिक डिवीजन और उससे बनते हैं 4, दैट इज 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वो टेट्राड के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, वो टेट्राड कॉमनली होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राड नाम का टेट्राड, आपको सिर्फ नाम याद रखना है, बाद में मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डायग्राम की मदद से ये टेट्राड्स के टाइप जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। तो आपको याद रखना है मोस्ट कॉमन टेट्राड इज टेट्राहेड्रल टेट्राड। वो चारों रहते हैं, 4 माइक्रोस्पोर्स जुड़े हुए, बाद में मतलब वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और फिर बन जाता है पोलन ग्रेन। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर और बाद में वो 4 माइक्रोस्पोर दे आर कन्वर्टेड इनटू पोलन ग्रेन। Pollen grain is a haploid structure and it is the first cell or the cell of male gametophytic generation. ठीक है, so pollen grain is it represents male gametophyte generation. I will repeat, pollen grain represents male gametophytic generation. तो ये हमने पढ़ा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जैसा मैंने नोट्स में हेडिंग दिखा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वो अप्लाई होता है इस पार्ट के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर,
फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और बाद में माइक्रोस्पोर्स जैसे एंथर मैच्योर होता है, माइक्रोस्पोर्स दे डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। फिर अभी आप ये पॉइंट याद रखो, द अरेंजमेंट ऑफ 4 पोलन्स इन अ टेट्राड मे बी टेट्राहेड्रल, इट इज मोस्ट कॉमन इन डाइकॉट्स एंड इट मे ऑल्सो बी आइसोबायलैटरल, इट इज कॉमन इन मोनोकॉट्स। तो अलग अलग शेप होते हैं, जैसा मैं सिर्फ आपको टेट्राहेड्रल का मेरे नोटबुक में से आपको शेप निकाल के बताता हूँ। टेट्राहेड्रल टेट्राड में कैसा होता है, यहाँ पर मैं निकाल के बताता हूँ। ये ऐसे पोलन ग्रेन्स आर अरेंज, ये 3 दिख रहे हैं और 4th वाला बैक साइड पे रहेगा, सो दैट इज टेट्राहेड्रल टेट्राड। फिर आइसोबायलैटरल टेट्राड में ऐसा होता है, आपको चारों पोलन ग्रेन एक ही डायग्राम में यहाँ पर दिख जाएंगे, सो दैट इज आइसोबायलैटरल टेट्राड। ये डायग्राम्स हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसे फास्ट में रिवाइज कर रहे हैं। और भी टेट्राड्स होते हैं जैसे डिकसेट, लीनियर, टी शेप। आई विल रिपीट, डिकसेट, लीनियर, टी शेप। बेटा अभी मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, डिकसेट पे से याद आया मेरे को, डिकसेट फाइलोटैक्सी, ठीक है, ये कौन सी फाइलोटैक्सी का सब टाइप है? तो आप आपके नोटबुक में ये लिख कर रखना, ठीक है। आज का सवाल है डिकसेट फाइलोटैक्सी का एग्जाम्पल आपको लिखना है, ठीक है, और उसका टाइप लिखना है। जैसे हमने 3 फाइलोटैक्सी पढ़े थे, अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल्ड, तो उसमें से आपको डिकसेट किसका सब टाइप है वो लिखना है। इट इज़ सब टाइप ऑफ विच फाइलोटैक्सी, और उसका एग्जाम्पल या उससे रिलेटेड पॉइंट जो हमने मॉर्फोलॉजी में डिस्कस किया था वो एक बार रिवाइज करना है, ठीक है। तो फाइलोटैक्सी टोटली डिफरेंट है, आप कंफ्यूज मत होना, वो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स वाला पार्ट था, और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं द अरेंजमेंट ऑफ पोलन्स। सो इट द मोस्ट कॉमन इज टेट्राहेड्रल, जैसा अपने एनसीईआरटी मेंशन करता है, लेकिन कुछ मोनोकॉट्स में होता है आइसोबायलैटरल, ठीक है। अगर आपको एक ही चुनना है, एक ही अगर ऑप्शन एक ही आपको सिलेक्ट करना है विच इज़ द मोस्ट कॉमन, तो आप टिक करोगे टेट्राहेड्रल टेट्राड, ठीक है। तो ये थे कुछ शेप्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए अबाउट द टेट्राड। अभी हम स्लाइड के मदद से पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ टैपिटम एंड अदर वॉल लेयर्स ऑफ एंथर। पहले हम आउटर 3 लेयर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। दे प्रोटेक्ट द इनर पार्ट एंड दे ऑल्सो हेल्प इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर एट मैच्योरिटी। उसमें से मेन रोल प्ले करता है एंडोथेशियम, दैट इज द सेकंड लेयर, आउटर से सेकंड। इट हेल्प्स इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर एट मैच्योरिटी। टैपिटम, टैपिटम नरिशेज डेवलपिंग पोलन ग्रेन, तो आपको पता होना चाहिए टैपिटम का काम है टू नरिश द पोलन ग्रेन, ओके। फिर जैसा मैंने लिखा है, द सेल्स ऑफ टैपिटम हैव डेंस साइटोप्लाज्म, दे मे हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस पर सेल ड्यू टू एंडोमाइटोसिस। या इनमें क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस तो हो जाता है, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता, इसलिए दे में भी बायन्यूक्लिएट और इवन मल्टीन्यूक्लिएट। साथ ही साथ आपको याद रखना है, दे आर मल्टीन्यूक्लिएट और बायन्यूक्लिएट एंड दे में बी पॉलीप्लॉइड, दे आर इन फैक्ट पॉलीप्लॉइड बिकॉज ऑफ एंडोप्लॉइडी, मतलब पॉलीप्लॉइड मतलब 3n 4n 5। तो टैपिटम का मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ, दे में बी बायन्यूक्लिएट और मल्टीन्यूक्लिएट एंड पॉलीप्लॉइड टैपिटल सेल्स। टाइप्स ऑफ टैपिटम मैंने यहाँ मेंशन किया है, अगर थोड़ा डिफिकल्ट पेपर आता है तो ये पूछ सकते हैं, अमेबॉइड और सिक्रेटरी टैपिटम। टैपिटम प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू माइक्रोस्पोर मदर सेल्स एंड देन पोलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स से जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं उसके बाद जो पोलन ग्रेन फॉर्म होते हैं उनको वो नरिशमेंट देता है। अभी एक पॉइंट याद रखना है, यूबिश बॉडीज, दे आर लिपिड रिच बॉडीज, ठीक है। तो यहाँ पर टैपिटम में देखने को मिलता है यूबिश बॉडीज, टैपिटम प्रोड्यूस करता है यूबिश बॉडीज, दे आर लिपिड रिच बॉडीज एंड दे प्रोड्यूस स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन इज द टफेस्ट बायोलॉजिकल सब्सटेंस नोन। तो ये एकदम क्लासिक क्वेश्चन आता है, स्पोरोपोलिनिन इज द टफेस्ट बायोलॉजिकल सब्सटेंस नोन। तो ये क्लासिक एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। स्पोरोपोलिनिन पोलन ग्रेन की आउटर वॉल दैट इज एक्साइन बनाता है। व्हाट इज एक्साइन? आउटर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन। एक्साइन इज आउटर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन। फिर यहाँ पर इंडोल एसिटिक एसिड दैट इज ऑक्सिन भी रह सकता है, स्पेशल प्रोटीन्स भी वहाँ पर होते हैं, ठीक है। फिर आपको एक एंजाइम पता होना चाहिए, कैलेज नाम का एंजाइम भी यहाँ पर तैयार होता है,
जो पोलन टेट्राड के अराउंड जो कैलोज रहता है उसे वो डिग्रेड करता है। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मैंने बताया, कैलेज डिग्रेड्स द कैलोज अराउंड पोलन टेट्राड। तो जो 4 पोलन के अराउंड एक कैलोज की जो कवरिंग होती है उसको तोड़ने का काम करता है कैलेज, और कैलेज भी आता है टैपिटम से। तो 4 लेयर्स हमने पढ़ी, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर्स और टैपिटम। ठीक है, फिर कनेक्टिव बोल का जो पार्ट रहता है जो वो प्रॉपरली फिलामेंट को एंथर से जोड़ कर रखता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। मैच्योरिटी में पोलन ग्रेन्स तैयार होते हैं, फिर एंथर रप्चर होता है, उसे कहते हैं डिहाइसेंस ऑफ एंथर, और फिर वो पोलन ग्रेन्स एंथर से निकलकर स्टिग्मा पर जाकर डिपॉजिट होते हैं, उसे कहते हैं पॉलिनेशन। तो अभी हम पढ़ेंगे बेटा अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। सो द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ पोलन ग्रेन, या पोलन ग्रेन के मैच्योर पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की स्टडी को कहते हैं पैलिनोलॉजी। तो ये आप आपके नोटबुक में या एनसीईआरटी में नोट डाउन कर लेना। पोलन ग्रेन आर द फर्स्ट सेट ऑफ gametophytic generation. Okay, so these are the first cell of male gametophytic generation. They represent first cell of male gametophyte generation. So pollen grain are haploid. They are formed by microspore mother cell by meiosis. ठीक है, तो ये मैच्योर एंथर में बन जाते हैं। They are globular or spherical in shape, about 25 to 50 micron in diameter. ठीक है, दे आर यूनिन्यूक्लिएट इन द बिगिनिंग, बाद में वो 2 न्यूक्लिएट होते हैं, फिर उनकी डेवलपमेंट आगे प्रोसीड होती है जो आगे हम पढ़ेंगे। द वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज स्पोरोडर्म। स्पोरोडर्म ये डबल लेयर वॉल है। आउटर लेयर को कहते हैं एक्साइन और इनर लेयर को एंटाइन। ठीक है, तो आउटर लेयर एक्साइन के बारे में पहले हम पढ़ते हैं। Exine is made up of sporopollenin. Sporopollenin, it is one of the most resistant organic material known. It can withstand high temperature, strong acid, strong alkali. कोई भी एंजाइम जो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड या तोड़ सके, ऐसा एंजाइम डिस्कवर अभी तक नहीं हुआ है। स्पोरोपोलिनिन इट्स अ फैटी सब्सटेंस, इट इज़ वेरी टफ। ठीक है, और उससे बनती है पोलन ग्रेन की एक्साइन। एक्साइन होती है स्पाइनी इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स, एंड इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स इट इज कवर्ड बाय येलो स्टिकी ऑयली लेयर कॉल्ड पोलन किट. सो पोलन किट इज येलो स्टिकी ऑयली लेयर सीन इन एक्साइन ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट. ठीक है, तो स्पाइनी एक्साइन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट. ये हम पॉलिनेशन पढ़ते वक्त भी पढ़ने वाले हैं. एक्साइन इज स्मूथ इन विंड पॉलिनेटेड प्लांट. तो विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स की एक्साइन वाली जो हार्ड आउटर लेयर है वो स्मूथ होती है. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अबाउट द इनर लेयर दैट इज एंटाइन. एंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन एंड इट इज स्मूथ कंटिन्यूअस लेयर. ठीक है, तो ये डायग्राम के मदद से मैंने बताया है अबाउट एक्साइन, फिर आप लेबल कर सकते हो एंटाइन. ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लेना आपके नोटबुक में और एनसीईआरटी का पेज नंबर 23 इसके साथ रेफर करना. अब मैंने वन न्यूक्लिएट या वन सेल पोलन से 2 सेल पोलन ग्रेन कैसा होता है वो बताया. 1 सेल में से 2 सेल बाय माइटोसिस. ठीक है, अब 2 सेल पोलन ग्रेन में आपको 2 सेल दिखेंगे जो मैं मार्क करता हूँ. ये है ट्यूब सेल. ट्यूब सेल को वेजिटेटिव सेल भी कहते हैं, जो ये लार्ज सेल है. ये पूरा है ट्यूब सेल. और ये जो सेल है स्पिंडल शेप दैट इज जनरेटिव सेल. तो 2 सेल पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ 2 सेल्स. आप लर्न करोगे वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल. वेजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल भी कहते हैं. वेजिटेटिव सेल इज बिगर, it has abundant food reserve in the form of vacuoles and it has large irregular nucleus called as tube nucleus. ठीक है, या vegetative nucleus. The generative cell is small and it floats. Generative cell floats in the cytoplasm of the tube cell. Generative cell का शेप पूछते हैं तो generative cell का शेप याद रखना, it is spindle shape. It is spindle shape. And this cell floats in the cytoplasm of vegetative cell. This cell has dense cytoplasm and a nucleus. ठीक है, तो यह है 2 सेल पोलन ग्रेन. कौन से 2 सेल? वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल. फिर
आपको दिखेगा जर्म पोर। जर्म पोर मतलब ऐसा एरिया जहाँ पर एक्साइन एब्सेंट होती है, ठीक है। तो जहाँ पर एक्साइन नहीं होती है उस एरिया को कहते हैं जर्म पोर। तो जर्म पोर इज दैट एरिया वेयर एक्साइन इज एब्सेंट या एक्साइन इज थिन, या स्पोरोपोलिनिन जहाँ पर एकदम थिन होता है, ठीक है। जर्म पोर का फंक्शन पूछती है एनसीईआरटी पूछती है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर, तो आप वहाँ लिख देना इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स, जब ये कंसेप्ट आएगा, पोलन ट्यूब कहाँ से इमर्ज होती है, जर्म पोर से। तो जर्म पोर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप आपके एनसीईआरटी में मेंशन कर देना। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स पोलन ग्रेन्स आर रिलीज या दे आर शेड एट 2 सेल स्टेज। तो ये जो 2 सेल स्टेज है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, ये दोनों सेल से बना हुआ जो पोलन ग्रेन होता है, दैट इज कॉल्ड 2 सेल स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन। तो ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन्स आर रिलीज फ्रॉम द एंथर एट 2 सेल स्टेज, ठीक है। ये दोनों सेल में एक बात याद रखना, वेजिटेटिव सेल बड़ा है और जनरेटिव सेल छोटा है। क्यों? ड्यू टू असिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन, जो एनसीईआरटी भी मेंशन करता है डायग्राम में। डायग्राम 2.5 से आप देख सकते हो, ठीक है। तो इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स पोलन ग्रेन्स आर शेड एट 2 सेल स्टेज। इन रिमेनिंग स्पेसीज जनरेटिव सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस। जनरेटिव सेल जो स्पिंडल शेप सेल है वो एंथर के अंदर ही डिवाइड हो जाता है। पोलन ग्रेन के अंदर जो 2 सेल स्टेज में का जो छोटा सेल है जनरेटिव सेल, इट डिवाइड्स बाय माइटोसिस टू गिव राइज टू 2 मेल गैमेट्स। तो यहाँ पर बन जाते हैं 3 सेल। तो कुछ पोलन ग्रेन्स में 2 सेल स्टेज में ही पोलिनेशन हो जाता है और बाकी के इसमें 3 सेल स्टेज में दे आर रिलीज फ्रॉम द एंथर, ठीक है। अब आप सोचोगे 2 सेल स्टेज में जब पोलिनेशन हो जाता है तो क्या मेल गैमेट नहीं बनता है? तो मेल गैमेट बनता है बेटा, लेकिन वो प्रोसेस होती है पिस्टिल के अंदर, दैट इज कार्पेल के अंदर, जो आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। तो मैं और एक बार लर्न करवाता हूं। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स पोलन ग्रेन्स आर रिलीज फ्रॉम द एंथर एट 2 सेल स्टेज। और बाकी के एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन्स आर रिलीज फ्रॉम द एंथर एट 3 सेल स्टेज। मतलब वहां पर अबाउट 40% एंजियोस्पर्म में 3 सेल स्टेज पहले ही बन जाते हैं, ठीक है। कहाँ पर ये प्रोसेस हो रही है? एंथर के अंदर। और बाकी 60% में कुछ प्रोसेस 2 सेल तक बन जाता है एंथर के अंदर, और बाकी का पॉलिनेशन के बाद, दैट इज स्टिग्मा में जब वो जर्मिनेट होगा, कार्पेल के अंदर जब वो ट्रैवल होगा विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब, जब, ठीक है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है, आगे के लेक्चर्स में भी हमें ये पढ़ना है। तो ये 3 सेल पोलन का मैंने यहाँ डायग्राम निकाला है, उसमें एक ट्यूब सेल दिखता है और 2 मेल गैमेट। ये 2 मेल गैमेट किससे बने? जनरेटिव सेल से। तो ये आप याद रखना अबाउट 3 सेल पोलन। तो नीट वाले ये पूछते हैं इन 60% पोलन ग्रेन्स आर शेड एट, तो आप बोलोगे 2 सेल स्टेज। विच 2 सेल स्टेज? ट्यूब सेल एंड जनरेटिव सेल। एंड इन रिमेनिंग स्पेसीज इट इज पोलन ग्रेन्स आर रिलीज एट 3 सेल स्टेज। तो ये स्पेसीज टू स्पेसीज वेरी करता है। अब पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं एंथर से, उसे कहते हैं डिहाइसेंस ऑफ एंथर। इट लीड्स टू रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर। अब हम पढ़ते हैं डिहाइसेंस ऑफ एंथर। तो ये बहुत ही डिटेल में मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, आपको सिर्फ पढ़ के रखना है, क्योंकि नीट का अगर थोड़ा सा वेट पेपर आता है नीट का, तो इट विल बी हेल्पफुल। डिहाइसेंस ऑफ एंथर एट मैच्योरिटी एंडोथेशियम सेल्स दे लूज वाटर एंड दे कॉन्ट्रैक्ट। एंडोथेशियम सेल शॉर्टन हो जाते हैं एंड इट लीड्स टू रप्चर ऑफ एंथर लोब इन द रीजन ऑफ स्टोमियम। स्टोमियम मतलब जैसा मैंने इस डायग्राम से बताया, स्टोमियम इज थिन वॉल्ड एंडोथेशियम सेल्स। ये जो मैंने एरो से बताया, दैट इज द रीजन ऑफ स्टोमियम। आपको सिर्फ पता होना चाहिए विच लेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिहाइसेंस ऑफ एंथर, तो यू विल से एंडोथेशियम। और उसमें जो अल्फा सेलुलोज होता है उसे वो थिकनिंग्स को, मतलब वो रप्चरिंग में मदद करता है, फाइब्रस लेयर में रप्चरिंग में मदद करता है। और कैलोज थिकनिंग्स भी इनमें होती है, आप याद रखना, कैलोज थिकनिंग्स भी इनमें होती है। और एंडोथेशियम लूज कर देता है वाटर, इसलिए वो शॉर्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण शॉर्ट हो जाता है। फिर रप्चर एंथर लोब वॉल इन द रीजन ऑफ स्टोमियम। स्टोमियम को आप याद रखना लाइन ऑफ डिहाइसेंस। क्या याद रखोगे? जहाँ पर एनसीईआरटी में पेज नंबर 21 के डायग्राम में दिया है लाइन ऑफ डिहाइसेंस, आप देख सकते हो पेज नंबर 21 पर लाइन ऑफ डिहाइसेंस को ब्रैकेट में आप लिखना स्टोमियम, ठीक है।
फिर यहाँ पर मैंने कनेक्टिव भी बता दिया है उसी डायग्राम में, उसके बारे में मैं कुछ समय बाद बात करूँगा। यहाँ आप देख सकते हो पोलन ग्रेन्स आर रिलीज, मैच्योर एंथर का डिहाइसेंस हो रहा है एंड पोलन ग्रेन्स आर रिलीज। फिर दे मे बी कैरिड वाया वाटर, वाया एयर, with the help of insects, with the help of other animals, and then they will land on the stigma. Stigma is the part of कार्पेल। तो ये मैंने ड्रॉ किया कार्पेल का डायग्राम, और ये है ऊपर द टिप इज कॉल्ड स्टिग्मा। तो ये हमें नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ना है। ओके, सो दैट इज अबाउट डिहाइसेंस ऑफ एंथर। अभी हम पोलन ग्रेन्स की एलर्जी, पोलन ग्रेन्स के प्रोडक्ट और पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो जैसा यहाँ मैंने मेंशन किया है, पोलन एलर्जी, पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीसीज कैन कॉज एलर्जी एंड ब्रोंकियल डिसऑर्डर्स इन सम पीपल। इट में लीड टू अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस को हे फीवर भी कहते हैं ड्यू टू एलर्जी अगर वो होता है तो। फिर पार्थेनियम ग्रास, दैट इज कैरेट ग्रास या कांग्रेस ग्रास, it came to India along with imported wheat। तो इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट एलर्जन, मतलब उसके पोलन ग्रेन्स बहुत सारे लोगों में एलर्जी करवाते हैं पार्थेनियम ग्रास के, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आर ड्यू टू पोलन एलर्जी। फिर आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने पोलन वायबिलिटी के बारे में बात किया है। द वायबिलिटी इज़ हाईली वेरिएबल। जैसे कुछ राइस, व्हीट, ऐसे सीरियल्स के पोलन ग्रेन दे आर वाइबल अप टू 30 मिनट्स, मतलब वो एंथर से रिलीज होने के बाद 30 मिनट्स तक दे आर वाइबल, मतलब वो स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद जर्मिनेट हो सकते हैं और पोलन ट्यूब बन सकती है इफ़ फॉर अबाउट 30 मिनट्स, मतलब 1-2 घंटे के बाद वो वाइबल नहीं रहते, मतलब दे बिकम डेड और दे आर नॉन फंक्शनल। तो ये बहुत ही छोटा वाइबिलिटी पीरियड है राइस और व्हीट के पोलन ग्रेन्स का। लेकिन सम ऑफ द pollen grains from the family Rosaceae, Solanaceae, Leguminaceae, they are viable for even months। मतलब Rosaceae, Solanaceae, Leguminaceae, ये प्लांट्स के इनके फ्लावर्स से जो पोलन ग्रेन्स निकलते हैं दे रिमेन वाइबल फॉर मंथ्स। ठीक है, तो यू नो वाइबिलिटी, वाइबिलिटी मतलब एबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट, इट इज़ हाईली वेरिएबल। फिर आजकल पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व भी करते हैं -190 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, इसे कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, ये नीट में सवाल आ चुका है। और ऐसे कंजर्वेशन को कहते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन, जो हम पढ़ने वाले बायोडाइवर्सिटी वाले टॉपिक में। ठीक है, पोलन ग्रेन्स आर प्रिजर्व एट -196 डिग्री सेल्सियस, इट इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन एंड दिस टाइप ऑफ कंजर्वेशन इज कॉल्ड एक्स सिटू कंजर्वेशन। सच स्टोर पोलन, जैसे एनसीईआरटी कहता है, दे कैन बी यूज एज पोलन बैंक्स, जैसे सीड बैंक्स होती है वैसी पोलन बैंक्स भी होती है, जो हम स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट वाले टॉपिक में क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स वाले कंसेप्ट के वक्त पढ़ने वाले। ठीक है, तो ये वायबिलिटी के बारे में। फिर पोलन प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे फूड सप्लीमेंट्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स होते हैं। फूड सप्लीमेंट्स दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, दे आर रिच इन प्रोटीन, दे आर रिच इन लिपिड, दे आर इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप, दे आर अवेलेबल इन द मार्केट। पोलन कंजम्पशन हैज़ बीन क्लेम to increase the performance of athletes and also of race horses, so that pollen products are also used as food supplements। ठीक है, फिर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी कुछ प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स यूज़ होते हैं। तो आज हमने पढ़ा अबाउट स्टेमन, फिर हमने पढ़ा ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, फिर हमने पढ़ा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, फिर स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, फिर हमने पोलन प्रोडक्ट्स, पोलन वायबिलिटी, फिर पोलन एलर्जी, ऐसे कुछ कंसेप्ट्स देखे। तो ये हमने ये मेल गैमेटोफाइट या स्टेमन या एंड्रोशियम से रिलेटेड सभी पार्ट कवर कर लिया है। ठीक है, अभी आपको बेटा 4 पेज आज पढ़ने हैं, पेज नंबर 21, 22 जैसा मैंने पहले बताया था, और 23, 24। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग लेक्चर था, इसमें हमने बहुत सारा कंटेंट कवर किया है। आपको ये 4 पेजेस एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ने हैं, नोट्स अच्छे से पढ़नी है। नोट्स पे से याद आया, नोट्स का एक पॉइंट बता देता हूँ। जैसा मैंने यहाँ पर मेंशन किया है पोलन ग्रेन का वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, तो ये इसे कहते हैं 2 सेल पोलन, जैसा हमने पढ़ा। और वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट जब बन जाते हैं उसे कहते हैं 3 सेल पोलन। फिर जो टेट्राहेड्रल टेट्राड है, मैंने उसका डायग्राम यहाँ ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। फिर आइसोबायोलैटरल का भी,
तो ये सभी कंसेप्ट हमने कवर किए हैं रिगार्डिंग एंड्रोशियम। ठीक है, अभी आप आपके नोटबुक में एक पॉइंट लिख लेना जो मैंने मेरे नोटबुक में से मैं आपको डिक्टेट करता हूँ। कनेक्टिव के बारे में जैसा मैंने कहा था हम बाद में डिस्कस करेंगे। कनेक्टिव इज स्टेराइल पैरेन्काइमेटस टिश्यू। कनेक्टिव इज स्टेराइल पैरेन्काइमेटस टिश्यू एंड इट इज एब्सेंट इन मोनोथिकस एंथर। जो एंथर को वन चेंबर ही होता है या वन थिकाई होती है उसे कहते हैं मोनोथिकस एंथर। सो कनेक्टिव इज स्टेराइल पैरेन्काइमेटस टिश्यू। इट इज प्रेजेंट इन डायथिकस एंथर बट इट मे बी एब्सेंट इन मोनोथिकस एंथर। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है। आपको टैपिटम के बारे में अच्छे से पता रखना है नीट के लिए। फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे से भी न्यूमेरिकल्स आते हैं जो आगे हम सॉल्व करने वाले हैं। ये सभी पार्ट्स आपको करना है। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन भी आपको एनसीईआरटी में से ड्रॉ करके रखना है। ठीक है, और ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर भी आपको ड्रॉ करके रखना है। फिर जो एनसीईआरटी में जो डायग्राम है वो एक बार आपको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।